नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना होगा और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। सूबे में एक बार फिर से 40 साल से भी ज्यादा पुराने प्रोजेक्ट पर सियासत गरमा रही है। वो प्रोजेक्ट जिसे 40 साल पहले तैयार किया गया लेकिन जमीन पर अभी तक नहीं आ पाया। वजहें कई सारी रही, लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर से इस पर सियासत हो चुकी है। बात हो रही है बोधघाट परियोजना की। हालांकि पहले इस परियोजना को बिजली उत्पादन के तौर पर माना गया, लेकिन सरकार का अब यह दावा है कि यह परियोजना सिंचाई परियोजना से आता है और इससे 3,66,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन सिंचित होगी और फायदा सीधे बस्तर को मिलेगा। और इस सब के बीच बस्तर में इस परियोजना को लेकर एक बार फिर से अब विरोध होने लगा है। हालांकि सरकार इस विरोध को खत्म करने और उन सभी पहलुओं पर प्रयास भी कर रही है, लेकिन इस बीच जो विरोध हुआ है, मुख्यमंत्री इस पर नाराजगी जता रहे हैं। उन्होंने जहां इसे जरूरी बताया है इस परियोजना को, तो वहीं विपक्ष का इस पर अलग ही जवाब है। विपक्ष कह रहा है कि विरोध परियोजना का नहीं बल्कि लागत और पुनर्वास की नीति का है। तो आज इस पर करेंगे चर्चा। शुरू करते हैं बोधघाट का विरोध क्यों, लेकिन उससे पहले सुनते हैं क्या प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर आई है। जमीन है लेकिन आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन व्यतीत करने मजबूर है। क्यों? कि उनके खेत में पानी नहीं है। तो मैं पानी पहुंचाना चाहता हूं, और कोई तरीका तो बता दीजिए मुझे। कोई बोधघाट के बनाना है, मैं कसम तो नहीं खाई है, लेकिन मुझे ये बताया जो विरोध कर रहे हैं वो लोग बताएं कि इन आदिवासियों का आर्थिक स्थिति कैसे सुधार होगी, ये भर बता दें। यदि आदिवासियों को भला करना चाहते हैं तो उनके खेतों में पानी पहुंचाना होगा। यदि उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था है तो बता दें, अपने खेतों की व्यवस्था कर लें वो लोग। यदि आदिवासी भला करना चाहते हैं, सबसे पहले आदिवासी जो सबसे अंतिम छोर की व्यक्ति उनका पहले भला कर लेते, उसके बाद अपने खेत में पानी की व्यवस्था करते, तब तो माना जाता कि आदिवासी खेत ऐसी है। ये आदिवासी भला करने वाले लोग नहीं है। यदि आदिवासी भला करना चाहते हैं तो बताएं मुझे तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी। सवाल इस बात का है। बोधघाट परियोजना को लेकर के जिस दिन विधानसभा में लेकर के आए, उस दिन ही उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया, क्योंकि कांग्रेस की ही सरकार में बोधघाट परियोजना को लेकर के जो सर्वे हुआ उस समय, और सर्वे होने के बाद में ये अंततः उसमें निष्कर्ष आया कि ये शायद संभव नहीं है, क्योंकि जितने उसमें फायदा होगी उससे ज्यादा उसकी लागत आ रही है। तो जितना फायदा होगा उससे ज्यादा लागत आ रही है, ये विपक्ष का निशाना साधा जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आदिवासी का अगर भला चाहते हैं तो ये तो करना होगा, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। रायपुर से इस वक्त हमारे साथ नितिन भंसाली कांग्रेस के नेता हैं, वे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, आपका स्वागत है। नितिन जी, बोधघाट 40 साल से भी पुरानी योजना और इस पर कई बार विरोध भी हुआ, कई बार कई पहलुओं पर इस पर कई चर्चाएं भी हो चुकी हैं, विरोध भी शुरू हुआ, फिर इस पर रोक भी लग गई। ये सारी बातें देखिए, एक बार फिर से सरकार इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, लेकिन फिर वही विरोध के सुर उठ रहे हैं। कैसे निपटेंगे? और यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर ही एक राय नहीं है इसको लेकर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग बोधघाट परियोजना का विरोध कर रहे हैं, मेरे अनुसार वो आदिवासी और विकास विरोधी है। हमारा मूल मंत्र विकास, विश्वास और सुरक्षा है। हम उन मूल मंत्रों के आधार पर काम कर रहे हैं। आदिवासियों के पास बस्तर में जमीन तो है, पर खेती के कृषि भूमि तो है, पर पानी नहीं है। उन खेतों तक के पानी कैसे पहुंचे, इसके लिए ये बोधघाट परियोजना बहुत आवश्यक है और इस दिशा में काम किया जा रहा है। इस विषय में विपक्ष ने 15 साल सरकार में विपक्ष जब रही, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही, तो उन्होंने क्या किया? ये परियोजना 40 साल से बंद पड़ी परियोजना थी और यदि बस्तर के विकास के लिए, बस्तर के आदिवासियों के हितों के लिए, बस्तर के आदिवासियों को सुदृढ़ करने के लिए यदि मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार कोई कदम उठा रही है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें सकारात्मक रूप से अपने सुझाव देने चाहिए। मेरी ये सोच। लेकिन इसमें विरोध तो आदिवासी भी दर्ज करा रहे हैं। उनका भी कहना है कि उनके कई सारे इसको लेकर सवाल हैं, पुनर्वास को लेकर सवाल है,
एक सवाल ये भी है कि जी। चूंकि ये बस्तर का इलाका है और बस्तर की एक अलग पहचान है, साल के जंगल से बस्तर की एक पहचान है, पूरी दुनिया में पहचान है, ऐसे में उनके अस्तित्व पे ये खतरा है, ये कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। बिल्कुल, हम आदिवासियों के अस्तित्व को, उनकी संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं, हम आदिवासियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हम आदिवासियों को सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि उनकी जमीनें ली जाएंगी या जो कुछ किया जाएगा, तो ये बता दूं कि हमने उद्योगपतियों को, जो भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों की जमीनें अधिकृत की गई थी, वो भी हमने, उद्योग नहीं लगे तो वो वापस दिलवाई थी। आज लघु वनोपज की खरीदी में देखिए छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल नंबर पर है। मैं आपको बता दूं तकनीकी रूप से कि 359 गांव इसमें लाभान्वित होंगे और 28 गांव पूर्ण रूप से इसमें डुबान की श्रेणी में आएंगे और 14 आंशिक रूप से। तो इनके व्यवस्थापन की जो बात हो रही है, पुनर्वास और व्यवस्थापन की, तो इसके लिए वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से और आदिवासी भाइयों से, खासकर आदिवासी भाइयों से बैठकर उनकी बातों को सुनकर योजना बनाई जाएगी कि ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो, बस्तर विकास का एक मॉडल बने। लेकिन इसमें जो आप कह रहे हैं कि बात की जाएगी और विपक्ष निशाना साध रहा है, विपक्ष कह रहा है कि आपकी पुनर्वास नीति ही ठीक नहीं है, तो कैसे आप करेंगे? अभी तक तो उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। जब विज्ञापन भी दे रही है सरकार, बनाने पे काम हो रहा है, विज्ञापन भी दिया है, उस विषय में काम हो रहा है, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि पुनर्वास नीति ठीक नहीं है? इनका काम विरोध करना है, चाहे कितना भी अच्छा काम करें, इनका काम विरोध करना है, उस काम में टांग अड़ाना है। खुद तो कुछ किया नहीं और हम करने जा रहे हैं तो उसमें ये टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे इनका आदिवासी विरोधी चेहरा बेनकाब हो रहा है, इनको इस बात की भान नहीं है। आप कह रहे हैं कि इनका आदिवासी विरोधी चेहरा उजागर हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मनीष गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है। बात हो रही है बोधघाट परियोजना की, फायदे भी हैं और इसको लेकर कुछ आशंकाएं, कुशंकाएं भी हैं कि ये आगे क्या होगा, बस्तर का क्या होगा। ये आप तो इस पूरी परियोजना के बारे में विस्तार से जानते हैं, थोड़ा सा बताइए कि क्या है ये परियोजना और कैसे इसको देखा जा सकता है। देखिए पुनीत जी, क्या है, बस्तर जो बहुत लंबे समय से विकास की बाट जोह रहा है। बस्तर की प्राणदायिनी जो इंद्रावती नदी है, इसका उद्गम ओडिशा से हुआ है और ये छत्तीसगढ़ में आकर के भद्रकाली के पास गोदावरी में समाहित हो जाती है। 264 किलोमीटर का इंद्रावती का छत्तीसगढ़ में बस्तर इलाके में सफर है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आजादी के बाद से लगातार इस जल के उपयोग को लेकर के चिंतन मनन होता रहा है। कई बार परियोजनाएं बनाई गई, लेकिन वो परियोजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई, जिसकी वजह से ये इंद्रावती का जो जल है वो बिना किसी उपयोग के लगातार व्यर्थ रूप में चला जा रहा है। जबकि लगभग 250 किलोमीटर जो ओडिशा का इलाका है, उस इलाके में ओडिशा सरकार ने वहां पर सिंचाई के भरपूर संसाधन उपलब्ध कराए हैं। वहां पर कृषि कार्य जो है ना वो बेहतर ढंग से हो रहा है। और तो और जो उड़ीसा का इलाका, जो कालाहांडी जहां से ये नदी निकलती है, वो इलाका किसी समय भुखमरी का प्रमुख केंद्र कहा जाता था। आज वहां देख लीजिए चारों ओर हरियाली फैली हुई है, लेकिन सरकारों के जो इस पर जागरूक ना होने की वजह से कहीं ना कहीं ये परियोजनाएं जो है वो अधोगति को प्राप्त होती रही हैं और मूर्त रूप नहीं ले पाई हैं। अभी जबकि हाल ही में इस परियोजना को लेकर के भूपेश बघेल सरकार ने कुछ पहल की है, तो उस पहल पर जो है वो लगातार विरोध की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। सबसे बड़ा विरोध कांग्रेस के अंदर ही है। भाजपा जो कभी इस परियोजना का समर्थन करती थी, वो भी इस विरोध में कूद पड़ी है। नक्सलियों का विरोध अलग है, आदिवासियों की आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही विरोध है। देखिए, हमारे साथ नितिन बंसाली साहब जुड़े हुए हैं। नितिन जी, कांग्रेस के अंदर ही विरोध है, आप सुन रहे थे क्या कह रहे हैं मनीष जी? नहीं तो किसका विरोध है और कौन विरोध कर रहा है उसका नाम बताइए। ऐसी कोई बात नहीं है, सारे लोगों से चर्चा हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है। मुझे जहां तक जानकारी, जुलाई और अक्टूबर में संयुक्त बैठक भी हुई थी, जिसमें विभाग के अधिकारी भी थे, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी थे, उस क्षेत्र के मंत्री भी थे, विधायक भी थे। सारे लोगों से चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया गया है
और इसमें यदि जो ये कहता है कि इसमें कहीं कांग्रेस ही कांग्रेस का विरोध कर रही है, तो मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। नहीं, वोटर देखिए, वोटर आदिवासी वोटर है आपका, और सवाल फिर यह है कि आदिवासी की अपनी आस्थाएं हैं, उनके अपने देवता हैं जहां पर वो रहते हैं, ग्राम देवता, और तमाम वो पूजा करते हैं। ऐसे में उनको विस्थापित करना क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है कि उनको कैसे करेंगे, आप एडजस्ट कैसे किया जाएगा फिर? सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से किया जाएगा। मैंने शुरू में कहा कि वहाँ के स्थानीय आदिवासी भाइयों से बैठकर चर्चा की जाएगी इस विषय में कि आपका क्षेत्र जो है, और ये भी बता दूं मैं आपको कि जिन आदिवासियों की जमीन इस दायरे में आएंगी उनको उस परियोजना के निकट ही जमीन आवंटन भी किया जाएगा, ताकि कि उनको पानी जो है वो प्रॉपर जो है वो खेतों में मिल सके और वो अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। बहुत से लोग लॉकडाउन में, देखिए हमें ये जानकारी मिली कि बस्तर से बाहर जो बहुत लोग काम करने गए थे वो वापस अपने घर लौटे। इस परियोजना से नए रोजगार भी सृजन होंगे, मत्स्य पालन में भी नए द्वार खुलेंगे। आप समझिए, इससे पर्यटन के क्षेत्र में भी वहां पर नई चीजें आएंगी। इससे डेफिनेटली विकास और रोजगार दोनों सृजन होंगे, इस बात में कोई शंका नहीं। मनीष जी, आप सुन रहे थे, नितिन जी कह रहे हैं कि कहाँ विरोध हो रहा है, कोई विरोध नहीं है, कांग्रेस में सब एक राय हैं, एक मत है। मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर जितने भी कांग्रेसी नेता हैं उनकी बैठक भी कराई, बस्तर से आने वाले नेता जो हैं उनकी बैठक की, उनसे भी चर्चा की। आप कह रहे हैं विरोध, लेकिन नितिन जी इस बात से इनकार कर रहे हैं, इसको नकार रहे हैं। मजबूरी है, राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से वो नकारेंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी 7, 8 और 9 3 दिन बारसूर के नजदीक हितालकुड़े में प्रभावित ग्रामों के 54 ग्रामों के आदिवासी जुटे थे और कल उनका संबोधन हुआ है। कल इनके जो वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कृषि राज्य मंत्री अरविंद नेताम जी भी गए थे और उन्होंने वहां पर सभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि मैं आदिवासियों के साथ में हूं, ये परियोजना न बस्तर के लिए हितकारी है और न आदिवासियों के लिए। ये लगातार जो है कांग्रेस के अंदर विरोध की स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी भी अब इस विरोध में कूद गई है। भारतीय जनता पार्टी के राजाराम तोड़ेम सहित जो है पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप सहित भाकपा के मनीष कुंजाम भी जो है उस सभा में पहुंचे थे और इन्होंने समवेत स्वर से इस परियोजना का पुरजोर विरोध किया है और यहां तक कहा है कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। इस प्रकार की जो चीजें निकल के आ रही हैं, देखिए विरोध से इनकार नहीं किया जा सकता। विरोध करना जो है वो लगातार इस परियोजना को लेकर के पिछले 4 दशक से विरोध की राजनीति होती रही है। लेकिन ये बिल्कुल उनका कहना बिल्कुल सही है कि ये परियोजना बस्तर के लिए गेम चेंजर है। और ये मैं बता दूं, अगर ये परियोजना 80 के दशक में आज बन गई होती तो मुझे लगता है कि बस्तर की तस्वीर अलग होती, बस्तर की तकदीर बदल गई होती। लेकिन दुर्भाग्य की वजह से जो है ये परियोजना मूर्त रूप नहीं ले पाई और इसकी वजह से आज जो है बस्तर में जो विकास को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सरकारों को, नक्सलवाद जो है वो एकदम चरम पर आ गया है और कहीं ना कहीं रोजगार के काफी हद तक शायद ये काबू में होता। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं। केदारनाथ जी गुप्ता हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी क्यों विरोध कर रही है? बीजेपी को आखिर क्या इसमें, इस परियोजना में गलत नजर आ रहा है, क्या खामी नजर आ रही है? क्योंकि केदार जी ये भी कहा जा रहा है कि इससे सिंचाई का क्षेत्र बढ़ जाएगा, 3,66,000 हेक्टेयर। इससे यह भी कहा जा रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बस्तर को बढ़ावा मिलेगा। फिर भी बीजेपी को इसमें क्या गलत नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तब इस परियोजना के लिए काम करती थी और बातचीत होती थी। भाजपा ने इसका विरोध नहीं किया, पर अभी जो काम करने का तरीका है कि आज से 30-40 साल पहले ग्राम सभा में उसका अनुमोदन हुआ है। अभी वहां क्षेत्र के लोग चाह रहे हैं कि अभी इसका वर्तमान में अनुमोदन हो जाए ग्राम सभा से, जो नियम है तो वाजपेयी है, उसमें कहाँ दिक्कत है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है कि वहां से जो लोग बेदखल हो रहे हैं उनके रहने की क्या इंतजाम है। वो जो बेरोजगार हो जाएंगे, खेती उनकी छूट जाएगी, तो सरकार उनको कहां पर नौकरी दे रही है। ये सारी चीजों के साथ, और आज तक तो डीपीआर नहीं बनाया उसका। 22,000 करोड़ के आसपास के लागत की बात है।
सरकार पहले कर्जे में डूबी हुई है और जबरदस्ती ये विकास विकास की बात कर रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं। अरे डीपीआर बन गया क्या? कितना पैसा लगने वाला है? कितना पैसा केंद्र से आ रहा है? कितना राज्य देने वाली है? वहां जो आदिवासी बेघर हो रहे हैं, जिनकी जमीन डुबान में आ रही है, वहां 10-10 हजार लोग अगर वहां पर ये नहीं, फिर केदार जी सवाल फिर ये उठ रहा है, आप बोल रहे हैं कि कुछ तैयारी नहीं है, कुछ भी हुआ ही नहीं है, लेना देना कुछ भी नहीं, आप होना जाना कुछ नहीं आपने कहा, फिर विरोध क्यों, फिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? अभी तो तैयारी नहीं हुई है। चैनल में मैं तो आपके विरोधी चैनल कर में रहे हैं, बात कर रहा हूं, क्लियर विरोध कर रहे हैं। इसका डीपीआर बनाए, जो जैसे विरोधी कहलाएंगे, मैंने कहा जो विरोध रहने कर वाले रहे हैं। आदिवासी भाइयों की क्या व्यवस्था होगी, उन्हें कहाँ व्यवस्थापन किया जाएगा, हाँ। वो बेरोजगार होंगे, उनको कैसे नौकरी दी जाएगी, हाँ। और ग्राम सभा का अनुमोदन में कहाँ विरोध कर रहा? मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। पुनर्वास डीपीआर कहाँ और है? व्यवस्थापन, ये कहाँ डीपीआर है? हाँ। मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा विरोध की। पुनर्वास और व्यवस्थापन वहां के स्थानीय आदिवासियों से नहीं, पूछकर कराएंगे, आपसे केदार जी को कराएंगे। केदार जी कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं, जवाब लूंगा मैं आपसे, बोलिए केदार जी। हाँ, बीच में बोलने से लाभ नहीं है। भाजपा विरोध नहीं कर रही है, भाजपा बोल रही है क्लियर तो करें। आप जो आदिवासी वहां से बेघर हो रहे हैं, उनका व्यवस्थापन क्या हो रहा है? जो बेरोजगार हो रहे हैं, क्या सरकार उनको सरकारी नौकरी देने वाली है, या उसका डीपीआर क्या एक्चुअल प्लान क्या है? हाँ, उसका डिटेल मतलब प्रोग्राम क्या है? प्लान बताइए। विज्ञापन दे रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, ठीक है नितिन जी, मैं समझ गया। नितिन जी से जवाब लेंगे, विज्ञापन दिया जा रहा है, बातचीत भी हो रही है, सारी बातें हो रही हैं, प्लान कहाँ है, कैसे करेंगे ये भी तो बताइए। जब बात हो रही है तो प्लान भी बताना पड़ेगा ना पहले। प्लान भी बन चुका है, विज्ञापन भी निकल चुका है, इस और काम भी हो रहा है। केदार भैया बड़ी चिंता कर रहे थे, मैं डिबेट के शुरू में तो ये जुड़े नहीं थे, शायद थोड़ा लेट जुड़े हैं, इन्होंने हाँ। मेरी बात नहीं सुनी होगी। ये बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि वहां से जो लोग जो है वो बेघर होंगे, वो लोगों का रोजगार चला जाएगा, उनके लिए क्या करेंगे? तो मैं ये बता दूं, भाजपा से पूछकर नहीं करेंगे, वहां के स्थानीय आदिवासी भाइयों से बैठकर चर्चा करेंगे और पुनर्वास और व्यवस्थापन नीति बनाएंगे। नहीं तो करेंगे ना, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, कोई अच्छा काम हम करने जा रहे हैं तो सहयोग करिए भाई, सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। कुछ आदिवासियों के विरोधी होने के परिचायक आप साबित हो रहे हैं। एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा, नितिन जी इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। मनीष जी देखिए, मनीष जी बता रहे थे कि अरविंद नेताम समेत तमाम नेता पहुंचे आदिवासियों के साथ, जो गांव प्रभावित होंगे उनके साथ मीटिंग हुई है, संबोधन हुआ है, ये सब चल रहा है। देखिए, आप कह रहे हैं कि बात करेंगे, लेकिन इसके बीच ये सब भी चल रहा है। और अगर परियोजना महत्वपूर्ण है तो फिर ये क्या बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा? उसके बाद बात करने जाएंगे, क्या करेंगे? बड़ा काम कोई भी बड़ा काम, कोई भी अच्छा काम शुरू करें, उसमें थोड़ी बहुत कठिनाइयां आती हैं, जिसका समाधान किया जाए। अरविंद नेताम जी के बारे में आपने बात की, तो मैं ये बता दूं कि वो विद्युत योजना के विरोध में थे। बाद में उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठक में जो चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये सिंचाई परियोजना में यदि इसको कन्वर्ट किया जाए तो कैसा रहे, वो बिल्कुल राजी हैं, क्योंकि वहां पर देखिए किसानों के पास खेत है लेकिन पानी नहीं है। ठीक है केदार जी शॉर्ट में, वक्त की कमी है। बहुत स्पष्ट है, अरविंद नेताम जी इसके खिलाफ है, और अरविंद नेताम जी के साथ साथ वहां के जो आदिवासी भाई हैं वो आप खिलाफ हैं, आप सिर्फ खिलाफत के चश्मों से सब कुछ चीजों को देख रहे हैं। केदार भैया, व्यवस्थापन तो बता देना कि आदिवासी भाइयों को कहां बसाएंगे। ठीक है, मनीष जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, सवाल उठाया जा रहा है कि विस्थापन कैसे करेंगे, विस्थापन कैसे करेंगे, सारी व्यवस्थाएं कैसे करेंगे? ये एक और दूसरी बात की कह रहे हैं, नितिन जी कह रहे हैं कि उनसे तो, अरविंद नेताम से तो बात हो गई है, और कल के घटनाक्रम आप बता रहे हैं, ये कैसे देखते हैं हम इसको? देखिए, अरविंद नेताम जी के बारे में सरकार ने भी दावा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दावा किया था, और अभी बंसाली जी ये भी दावा कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके, कल की बात मैं बता रहा हूं, कल जब उन्होंने विरोध किया है और खुले रूप में विरोध किया है, यहां के तमाम पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, उनका कहना है, वो तो सरकार के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना यह है, जो 3,66,000 हेक्टेयर जमीन जिसकी बात कर रहे हैं, ये कृषि भूमि जो है ना, पूरे बस्तर में नहीं है, कैसे सिंचाई करेंगे? और रही बात, ये घुमा करके कान पकड़ने वाली बात है, ये हाइड्रल प्रोजेक्ट है, इसका नाम बदल करके जो है ये सिंचाई परियोजना का नाम दिया गया है।
तो ये इरिगेशन प्रोजेक्ट थोड़ी ना हो जाएगा। तो तीसरी बात जो है विस्थापन की, कि उनका कहना यह है कि आदिवासियों के लिए विस्थापन के लायक जगह भी नहीं है और सरकार ने विस्थापन की दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं की है, सिर्फ कल्पनाओं के ठीक है, कल्पनाओं के आधार पर यह सब चल रहा है। नितिन जी जवाब। नहीं, बिल्कुल कोई कल्पनाओं के आधार पर नहीं है। अभी जब कोई चीज शुरू हो रही है, जब विज्ञापन दिया गया है, इस विषय में चर्चा हुई है, इस विषय में अधिकारियों से बैठक हुई है, इसका प्रोजेक्ट बना है, सब कुछ हुआ है। अब जब पुनर्वास और उनके व्यवस्थापन की बार बार बात आ रही है, तो मैंने कहा ना, अरे रोजगार देने के लिए, उनको सुदृढ़ करने के लिए इस परियोजना की आवश्यकता है। केदार भैया, जिन लोगों को आपने बेरोजगार कर छोड़ा है, जिनकी सुध नहीं ली 15 वर्षों में आप लोगों ने, उनको रोजगार देना, उनको मजबूत करना, उनको सुदृढ़ करना, इसलिए इस परियोजना का आना आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, एक बार फिर से मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष गुप्ता जी, आपने कहा कि इससे बस्तर की तस्वीर वाकई में बदल जाएगी, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि यह अभी जो परिस्थिति बनी है, क्या बस्तर में जो राजनीतिक हालात हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, ये तो सबको मालूम है कि बस्तर में अब जो बीजेपी का एक वक्त दबदबा था, अब कांग्रेस वहां पर दबदबा बना रही है, लेकिन आने वाले वक्त में इस परियोजना के आधार पर क्या एक अलग सियासी रंग देखने को मिलेगा और इस पर सियासत होगी? बिल्कुल, अगर सरकार वाकई गंभीर है तो सरकार को पहले इसका डीपीआर बनवाना चाहिए। पुनर्वास योजना इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जब तक आप पुनर्वास योजना नहीं बनाएंगे, ग्रामीणों को क्या दे रहे हैं, उनके लिए जमीन कहां रहेगी, आवास कहां रहेगा, मुआवजा कैसे रहेगा, और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको कि वो इलाका ऐसा इलाका है जिसमें आधे से ज्यादा आदिवासियों के पट्टे नहीं है, तो इस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। जो आदिवासी दशकों से उन इलाकों में काबिज हैं, उनके पट्टे नहीं है, तो उनको मुआवजा कहां से देंगे? क्योंकि पुनर्वास नीति में पट्टे के आधार पर जो भूमि, यानी कि काम अभी बहुत करना बाकी है, बातें तो हो रही हैं लेकिन काम अभी बहुत करना बाकी है। बीजेपी भी यही कह रही है कि आप पहले लेकर तो आइए, पेपर पर तो लेके आइए, उसके बाद प्लान बताइए, फिर होगा। हालांकि कांग्रेस भी इसमें दलील यह दे रही है कि यह बस्तर के विकास के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए। आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है, नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जवाब तो देना होगा। मैं आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।